फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई इन नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, समझते हैं इसकी डेफिनेशन। स्टमक की म्यूकस वॉल पर अल्सर और सोर का फॉर्मेशन होना पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अल्सर ड्यूडेनम और ईसोफेगस में भी हो सकता है। तो क्या होता है, स्टमक की म्यूकस वॉल पर अल्सर का फॉर्मेशन होता है। अल्सर हो सकता है या सोर भी हो सकता है। इसी फॉर्मेशन होने को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। अल्सर ईसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम में हो सकता है। ये तीनों में से किसी भी पार्ट के अंदर हो सकता है। टाइप्स ऑफ अल्सर: गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर, ईसोफेगस अल्सर। कॉजेज: एग्जैक्ट कॉज क्या होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। हेलिकोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया है जो पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। जेनेटिक कॉज: इमोशनल स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, इमोशनल स्ट्रेस होते हैं, तो भी पेप्टिक अल्सर के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। इंक्रीज HCl, अगर स्टमक की वॉल पर HCl जाएगा तो भी अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है। फास्टिंग और रेस्टिंग पीरियड। सम ड्रग्स, जैसे कुछ एंटीबायोटिक लेते हैं हम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। स्पाइसी फूड, अगर ज़्यादा ही स्पाइसी फूड खाते हैं तो उसके द्वारा भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या क्या साइन और सिम्टम आते हैं। पेन इन गैस्ट्रिक रीजन, पेन होगा गैस्ट्रिक रीजन के अंदर। हार्ट बर्न, हार्ट के अंदर जलन होगी। हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन पेन, और हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के अंदर भी पेन होगा। नोजिया, वोमिटिंग, डिस्कम्फर्ट। मेलिना, ये ब्लैक कलर का स्टूल होता है जिसको मेलिना कहा जाता है। ड्यूडिनल अल्सर अकर्स 1 to 3 आवर आफ्टर ए मील, खाना खाने के 1 या 3 घंटे के बाद ड्यूडिनल अल्सर हो सकता है। वेट लॉस की शिकायत होगी। ब्लडी स्टूल आएगा और डिस्पेप्सिया, आपको प्यास नहीं लगेगी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल जो फैक्टर हैं उसके कारण ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकस बैरियर, जो भी म्यूकस के अंदर बैरियर्स हैं ये उसको ब्रेक डाउन कर देती है। बैरियर का मतलब होता है ये किसी भी चीज़ को, दो चीज़ों को सेपरेट होने से रोकने के लिए जो बैरियर का यूज करते हैं। एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ HCl एंड इट्स डायरेक्टली एंटर इनटू द म्यूकोसा, एक्सेसिव सिक्रेशन होगा HCl का और जो डायरेक्टली एंटर हो जाएगा म्यूकस के अंदर। इंजरी टू द टिश्यू ऑफ अल्सर, और अल्सर क्या करेगा, टिश्यू के अंदर इंजरी कॉज करेगा। सेलुलर डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन, जो सेल्स हैं या टिश्यू हैं उनका डिस्ट्रक्शन होगा और उनके अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के अंदर क्या क्या करते हैं, हेल्थ हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बेरियम स्टडी होगी, ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी, इनका विजुअलाइजेशन किया जाएगा। ESR, एरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट, इसके अंदर प्रोटीन का रेट चेक करते हैं। USG, एब्डोमेन की USG करेंगे अल्ट्रासाउंड, और ब्लड कल्चर। उसके बाद करेंगे गैस्ट्रोसाइटोलॉजी, जो भी स्टमक के अंदर सेल्स हैं उनको लिया जाएगा टेस्ट इसके लिए। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग होगी इसके अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन इन GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, एबनॉर्मल डिस्टेंशन होगा।
मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या होगा? एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले हम देते हैं एंटी सिक्रेटरी एजेंट, जो सिक्रेशन को कम करती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट रेंटिडीन देंगे, फेमोटिडीन देंगे और कैमेटिडीन। ये 3 ड्रग्स देते हैं एंटी सिक्रेटरी के अंदर। एंड सेकंड ड्रग जो HCl के सिक्रेशन को कम करता है, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और लेवेप्राजोल। एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन, एमॉक्सिसाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, इसमें क्या करते हैं? वेगोटोमी। इसके अंदर वेगस नर्व को कट कर दिया जाता है। वेगोटोमी में क्या करेंगे? जो वेगस नर्व है 10, उसको कट कर देंगे। उसके बाद है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। स्टमक के लोअर पार्ट को रिमूव किया जाता है एंड रिमेनिंग पार्ट को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। स्टमक के लोअर पार्ट को रिमूव करके और रिमेनिंग पार्ट को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। गैस्ट्रोजेजुनोटोमी, स्टमक के एंट्रम पार्ट को रिमूव करना और रिमेन पार्ट जो है उसे जेजुनम से कनेक्ट कर देना। सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, स्टमक के वे पार्ट जिनमें अल्सर फॉर्मेशन हुआ था सभी को रिमूव कर दिया जाता है। स्टमक के अंदर जो भी पार्ट्स हैं जिसके अंदर अल्सर का फॉर्मेशन हुआ है उनको सभी को रिमूव कर दिया जाता है। अब देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं? असेस द पेशेंट जनरल कंडीशन, पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है उसको असेस करेंगे। एंड सेकंड, नर्स शुड असेस द पेन ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट का पेन है उसको असेस करेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे, सीवियरिटी और इंटेंसिटी को चेक करेंगे। नेक्स्ट, सी शुड प्रोवाइड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन है उसे प्रोवाइड करेंगे पेशेंट के लिए। एंड इसके बाद देखते हैं, सी शुड कंट्रोल द नोजिया एंड वोमिटिंग, और जो पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग की प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करेंगे। चेक द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के न्यूट्रिशन लेवल को चेक करना। टू प्रोवाइड फूड स्मॉल एंड फ्रीक्वेंटली, पेशेंट को स्मॉल एंड फ्रीक्वेंटली फूड प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा और मतलब टाइम पर देते रहेंगे। एडवाइस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द पेशेंट टू टेक नॉन इरिटेंट सॉफ्ट डाइट, पेशेंट के लिए एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी कि पेशेंट नॉन इरिटेंट फूड और सॉफ्ट डाइट इनटेक करे। असेस द एंजाइटी लेवल ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के एंजाइटी लेवल को असेस करना। प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन टू द प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन टू द पेशेंट, पेशेंट के लिए कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करना। नर्सिंग डायग्नोसिस, फर्स्ट समझते हैं, रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू हेमरेज, डेफिशिएंट वॉल्यूम हुआ है, वॉल्यूम का लेवल कम हो चुका है, ये किसके कारण हुआ है? हेमरेज के कारण। पेन रिलेटेड टू गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर के कारण पेन हुआ है पेशेंट को। इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन लेस दैन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू नोजिया एंड वोमिटिंग, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन हुआ है बॉडी का, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे कम नोजिया और वोमिटिंग के कारण। एंजाइटी एंड फियर रिलेटेड टू सर्जरी या सर्जिकल प्रोसेज, पेशेंट को सर्जरी के कारण जो भी सर्जिकल प्रोसीजर उसके कारण एंजाइटी है और फियर है। डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू हेल्थ स्टेटस, पेशेंट को हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये था आज का टॉपिक पेप्टिक अल्सर के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी।
Thanks for watching this video.